So, once again, welcome to Quality Module number 4. Today, we are going to cover total quality management, or shall I say that it is total quality of management, because quality as it is cannot be managed, but it is the processes which actually lead to quality can be managed. So, ये जो TQM है वो TQM में कौन कौन सी टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे. Let me quickly take you through. Quite a few of those topics have been lined up. So पहला टॉपिक जो है वो है क्वालिटी गुरु, जिनके बारे में हम लोग 7 महागुरु जिनके बारे में हम लोग लास्ट टाइम बात शुरू किए थे. इट वाज नॉट कंप्लीट, तो मैंने बोला था कि आज मॉड्यूल 4 में मैं उसको कंप्लीट करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ various definitions and concept of quality and the quality gurus. तो लास्ट टाइम हम लोग ये 7 महागुरु के बारे में जस्ट शुरू किए थे, और मैं आपको बताया था कि ये जो 7 महागुरु आप देख रहे हो, डॉक्टर शुहर्ट, डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, डॉक्टर जुरान, डॉक्टर प्रोफेसर काओरू इशिकावा, अर्मन वी फिगेनबॉम, गेनिची टागुची, ही इज ऑल्सो डॉक्टरेट, एंड फिल बी क्रॉस्बी. तो इनका जो मैंने इधर लिखा था, इनका डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ एक्सपायरी, तो ये क्रोनोलॉजिकली टाइम सीक्वेंस वाइज मैंने लिखने का कोशिश किया. बीच में शायद डॉक्टर शुआर्ट के बाद डॉक्टर जुरान का आना चाहिए था, और फिर डॉक्टर डेमिंग और डॉक्टर इशिकावा एक्चुअली उनसे पहले आए हैं. फिर डॉक्टर आर्मंड फिगेनबॉम एंड डॉक्टर गेनिची टागुची, जापानीज एक्सपर्ट, और फिल क्रॉस्बी. और मैंने जैसे आपको बोला था कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विथ एटलीस्ट 3 ऑफ देम, दैट इज डॉक्टर जुरान, डॉक्टर टागुची एंड मिस्टर फिल बी क्रॉस्बी. तो उनके बारे में कुछ जो अगर इनका नाम लिया जाए तो इमीडिएटली आपके सामने कौन सी उनका कंट्रीब्यूशन नजर में आता है. इसमें मैंने बोला था डॉक्टर शुआर्ट का नाम लेते ही कंट्रोल चार्ट्स के बारे में लोगों को याद आना चाहिए. डॉक्टर डेमिंग का 14 पॉइंट्स, मैनेजमेंट पॉइंट्स, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ये पॉइंट्स क्या है. और डेमिंग का जो रेड बीड एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप लोग को अगर मैनेजमेंट इंसेंटिव सिस्टम के बारे में जो कुछ भी मिथ्स है उसको समझना है तो रेड बीड एक्सपेरिमेंट को जरूर एक बार पढ़िएगा. मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम मिले तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में. अगर आज नहीं होता है, जब हम लोग एसपीसी शुरू करेंगे तब करेंगे. डॉक्टर जुरान का नाम लेते ही याद आना चाहिए जुरान का ट्रायोलॉजी, पेरेटो चार्ट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिनका जनक डॉक्टर जुरान है. डॉक्टर काओरू इशिकावा का नाम लेते ही क्वालिटी कंट्रोल सर्कल, CWQC, कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल, इशिकावा डायग्राम, ये 3 आ जाता है. डॉक्टर फिगेनबॉम के नाम के अगेंस्ट में टोटल क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्टर गेनिची टागुची का लॉस फंक्शन और ऑर्थोगोनल एरे. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इनका जो योगदान है मैथमेटिकल अप्रोच टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी was very well accepted all through the world. और फिलिप बी क्रॉस्बी का जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट. तो थोड़ा सा देखते हैं कि इनका जो कहना था वो क्या क्या है. तो डॉक्टर डेमिंग का जो 14 ओब्लिगेशंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कई जो टॉप पॉइंट है डॉक्टर डेमिंग का ये संदर्भ में, ये काफी मतलब हलचल मचा दिया था पूरा ग्लोब में. तो मैं एक एक करके थोड़ा सा समरी बताऊंगा कि ये 14 क्लॉज क्या है और क्या बोलना चाहते थे उन्होंने. तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस. तो उनका कहना है कि मैनेजमेंट हमेशा दे शुड बी ड्रिवन विथ ए कॉन्स्टेंटली मैनेज्ड, और सामने एक पर्पस, जिसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप, गोल विजन कह सकते हो आप, उसको सामने रख के मैनेजमेंट को आगे बढ़ना चाहिए. तो इसमें उनका एक बड़ा पॉइंट है कि वैल्यू सिस्टम. तो
मैनेजमेंट का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्पस जो है उसको फॉर्मुलेट करना चाहिए बहुत ही केयरफुली, कि हम लोग किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट लाइन क्या होगा, ये कंपनी कौन सी डायरेक्शन में कंपनी को जाना है, और उसके साथ जुड़े हुए जितने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह जो है उसको डिप्लॉय करना, इसको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। और वैल्यू जो एक किसी भी कंपनी को हमेशा, जब भी कंपनी कोई प्रॉब्लम में आए, तो ये वैल्यू सिस्टम जो है, ये कंपनी कंपनी के एम्प्लॉय, ये कंपनी को फिर दोबारा खड़ा कर देता है। तो ये इनका कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है अडॉप्ट टू न्यू फिलोसॉफी, मैनेजमेंट मस्ट लीड। तो पर्पस एक है, न्यू फिलोसॉफी और एक है, यानी कि अगर मानी कि नया फिलोसॉफी अभी जो चल रहा है मार्केट में वो है लीन, उसके पहले आया सिक्स सिग्मा, उसके पहले टोटल क्वालिटी कंट्रोल, उसके पहले कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल, ये चलता ही रहेगा। मतलब जब जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कस्टमर को आगे रख के हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन रीडिजाइन कर रहे हैं, वैसे ही नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी जो नया जो बाज़वर्ड्स आया आया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो ये जो एआई, मशीन लर्निंग, एआई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तो ये सब कंपनी को जानना चाहिए, और ये सब जानने के लिए कंपनी के जो मैनेजर है उनका एक बड़ा योगदान होता है कि इसको जाने और कंपनी के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, और वो करने के बाद उनको लीड करना चाहिए इसको, कंपनी में जो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अप्रोप्रिएट है, उसको समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, बहुत बड़ा मैसेज बहुत पहले ही उन्होंने बोला था, कि उनको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका में जितने सारे कंपनी थे, वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी इंस्पेक्शन बेस्ड था। वो आप शुरू में फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ले लीजिए, और उसके बाद जो कुछ भी कंपनी, बड़े कंपनी आए थे, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर ट्राइंग टू डिस्पैच ए प्रोडक्ट ओनली आफ्टर इंस्पेक्शन, यानी कि बिल्ट इन क्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो डॉक्टर डेमिंग जो पहला आदमी है, इंसान है, जो एक्चुअली इंस्पेक्शन से क्वालिटी नहीं होता है, इसको समझ के सबको ये बोलना शुरू किया। नंबर 4 पॉइंट, एंड अवॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ऑन द प्राइस टैग, हैव सिंगल सप्लायर्स। तो आप इसका थोड़ा सा इसको, किस टाइम में उन्होंने ये बोला था और क्या बोलने का कोशिश किया, तो शायद आज भी कई सारे इंडियन कंपनी को ये समझने का जरूरत है। मतलब उन्होंने बोल रहे थे कि हम लोग जैसे बिजनेस को अवॉर्ड करते हैं, उसमें हम लोग एक टेंडर के अगेंस्ट में कोटेशन मांगते हैं। वो कोटेशन में हम लोग नॉर्मली लोएस्ट प्राइस जो कोटेशन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसको बड़ा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनका कहना था कि every company must try to find out what should be the logical costing, जिसके लिए भी आप टेंडर दे रहे हो, और उसके ऊपर जो भी कंपनी को आप बिजनेस दे रहे हो, एक लॉजिकल प्रॉफिट मार्जिन लेके उसके आधार पे आप बिजनेस को अवॉर्ड करो सप्लायर को, और ट्राई टू हैव सिंगल सप्लायर, सो दैट द कंपनी कैन रियली वर्क ऑन ए लॉन्गर ड्यूरेशन एज ए पार्टनर विद द सप्लायर। मतलब इनका जो मानना था यह है कि सप्लायर इज ए को मेकर, तो डोंट रिलाई ऑन प्राइस टैग। अगर प्राइस टैग आज वो सप्लायर दे रहा है, कल देगा कि नहीं देगा पता नहीं है, क्योंकि अगर वो आपका उनका मार्जिन को कम करके दे रहे हैं, मे बी ही विल नॉट सर्वाइव। नंबर 5, इंप्रूव कॉन्स्टेंसी, दैट इज ये कॉन्स्टेंसी का मतलब है वेरिएशन, बिकॉज इट डिक्रीजेस कॉस्ट। ये एक बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। इनका मानना था कि डोंट रिलाई ऑन जस्ट अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन। If you rely on upper specification limit and lower specification limit, you will again go back to inspection. If you always try to reduce the variation in manufacturing processes
or whatever business you are in, then you will find automatically that your overall costing is going down. ये पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज क्योंकि लोगों को उस टाइम में स्टैटिस्टिकल वेरिएशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, और डॉक्टर डेमिंग हिमसेल्फ हैड ए ग्रेट बैकग्राउंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डॉक्टर गेनिची टागुची का कॉन्सेप्ट में जाऊंगा. आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि एक एग्जाम्पल के दौरान कि डॉक्टर डेमिंग क्या बोलना चाहते हैं. ये देखिए, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. देखिए, इनका कहना है कि क्लासरूम ट्रेनिंग से ज्यादा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग, ये फार बेटर है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अभी तक कंडक्ट किया फ्रॉम द ईयर 1992 ऑनवर्ड पब्लिकली. तो शायद इनका नंबर मैं गिन नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको कंपेयर करूंगा कि मेरा क्लस्टर अप्रोच का जो प्रोग्राम था, जो पहले 10 महीना का था, उसके बाद 1 साल, उसके बाद 18 महीना का, फिर हम लोग कुछ ग्रुप को 4 साल के ऊपर भी हम लोग सपोर्ट किया. और उसका मॉडल एक ही था कि जितना कंपनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना दो, और उनको फिर 15 दिन का टाइम दो इंप्लीमेंट करने के लिए, और उनको ही कहो क्या इंप्लीमेंट किया है, क्या इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आया, और उसके ऊपर डिस्कस करो. और हम लोग कंपनी में जाके मदद करते थे कंपनी को टू प्रैक्टिकली हैंड होल्ड देम फॉर इम्प्लीमेंटेशन. और मैंने देखा था कि जितना भी अभी तक हम लोग कोशिश किया, ये अप्रोच जो है ये सबसे अच्छा अप्रोच है, क्योंकि आप ओवरडोज नहीं दे रहे हो. तो ये जो ट्रेनिंग का पर्पस है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन है. तो ये डॉक्टर डेमिंग से ही आ रहा है डायरेक्टली. ये पॉइंट जो नंबर 7 है, इंस्टीट्यूट लीडरशिप. तो उनको मानना था कि ए लीडर नीड नॉट बी ए बॉर्न लीडर. लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड. आप लीडर बन सकते हो, कोई भी आदमी लीडर बन सकता है. और एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और हायरार्की में एक जो आदमी है, वो एम्प्लॉय है, वो आगे ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड ही इज बीइंग कॉल्ड ए मैनेजर, तो उनको लीडर होना चाहिए. लीडर होना का मतलब है कि उनको पाथ फाइंडर होना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाता है, नॉट बाय मियर टॉक बट बाय एक्टिव लीडरशिप. और उनको ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ सीईओ को लीडर मानना ठीक नहीं है. All managers, in fact, all employees in the organization can be considered as a leader in the respective areas. फिर जो पॉइंट है नंबर 8, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राइव आउट फियर. मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं. मैं एक कंपनी में, पुणे बेस्ड एक कंपनी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उधर मैं कुछ साल काउंसलिंग करते थे. तो उधर काइजन और पोकायो के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में मैनेजमेंट अचानक एक फिलोसॉफी पे आया. वो फिलोसॉफी ये था कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया, वो कंपनी का जो टॉप मोस्ट पर्सन था, कि अगर कोई आदमी महीना में कम से कम एक काइजन या तो पोकायो के नहीं देते हैं, उनको उनके लिए मैं पेनल्टी दूंगा. तो हम लोग हमेशा विश्वास करते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन, ये सारे कॉन्सेप्ट यू शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज ए मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट. यानी कि यू शुड पुल योर पीपल, यू शुड मोटिवेट योर पीपल टू इम्प्लीमेंट सच कॉन्सेप्ट, ना कि डर के मारे से. तो जब इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया तो एक अचानक काइजन और पोकायो के नंबर बढ़ गया, क्योंकि लोगों को डर पैदा हो गया था कि अगर मैं काइजन पोकायो के ना करूं तो शायद मेरा टोटल सैलरी जो है वो कम हो जाएगा. और वो कुछ लोगों के लिए वो कटने भी लगा. तो यू विल नॉट बिलीव इट, द नंबर ऑफ काइजन पोकायो के एक्चुअली बिकम 5 टाइम्स. तो मैं उनको बोला कि कैन आई सी द काइजन एंड पोकायो के. तो आपको विश्वास नहीं होगा कि काइजन और पोकायो के जो आने लगा, उनमें ज्यादातर मतलब इतना सिंपल पॉइंट जो है, जो काइजन पोकायो के हो ही नहीं सकता है, वैसा पॉइंट्स आने लगा काइजन पोकायो के. मुझे ये भी खबर मिला कि कुछ लोग तो कुछ चीजें, कुछ सिस्टम को बिगड़ने के बाद उसका बिफोर फोटो लेते हैं, फिर
ठीक करने के बाद आफ्टर फोटो लेके काइजन को कहो कि WPP काइजन दे रहे हैं। तो दैट इज नॉट द वे। कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट फियर काम करना चाहिए। फियर एक स्ट्रेस पैदा करता है दिमाग के ऊपर, और वो स्ट्रेस कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, वो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है ठीक डायरेक्शन से। सो यू मस्ट ड्राइव आउट फियर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने एक इंडियन कंपनी पॉलीहाइड्रॉन लेट मिस्टर सुरेश सुंदरी की कंपनी में भी देखा था। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पूरे कंपनी में फियर को ड्राइव आउट किया था, डर को। और मैं देखा था उनके कंपनी में उनके ऑपरेटर जो है, उनका राइट था, अगर उनको लगे कि कोई जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम है, वो पूरा लाइन बंद कर सकते थे और करते भी थे। तो इतना उनका फ्रीडम था। मुझे अभी पता नहीं है उनका फिलोसॉफी क्या है, लेकिन ये मैंने मैंने मेरे आंखों में देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर डेमिंग का। एक्चुअली आप अगर ये सारे पॉइंट देखो तो लगभग आपको एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी का, TQM कंपनी क्या होना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। उनको समझ में आ गया था कि ये सारे डिपार्टमेंट में चैंपियन क्रिएट करने के मतलब डिजायर से उनका जो सारे मैनेजर के बीच में एक कंपटीशन हो रहा था कि कौन मैनेजमेंट के सामने कितना आगे आ सकता है, और उसी हिसाब से कंपटीशन हो रहा था। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट जो है वो खुद आपस में एक बैरियर क्रिएट कर रहे थे, वो साइलोज में काम कर रहे थे। और जिसके लिए मतलब मानिए कि क्वालिटी डिपार्टमेंट दिखा रहे थे कि हम कैसे कितना अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिखा रहे थे हम कितना अच्छा काम कर रहे थे। मतलब एक दूसरे से सपोर्ट नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को लेग पुलिंग कर रहे थे, पुल डाउन करने से में ज्यादा व्यस्त थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है टीमिंग से, टीम वर्क से, ना कि आपस में जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसके वजह से। तो वो कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको पुल डाउन करता है, उसको कम कर देता है। सो दिस इज अ वेरी बैड सिम्टम। तो इन्होंने डॉक्टर डेमिंग इसको बोला कि यू मस्ट कम आउट ऑफ दैट। नेक्स्ट पॉइंट था एलिमिनेट स्लोगन टारगेट्स। ये टारगेट कौन सी टारगेट के बारे में उन्होंने बोल रहे थे मैं उसको बताऊंगा। एंड थिंग्स लाइक जीरो डिफेक्ट। मैं आपको बताता हूं उनका एक्चुअली जो मानना था वो है स्लोगन ईयरिंग से बाहर आ जाओ। स्लोगन ईयरिंग का मतलब क्या है? स्लोगन ईयरिंग मतलब अचानक हमने एक कंपनी में स्लोगन दिया कि ड्राइव आउट ऑल रिजेक्टेड पार्ट और डिफेक्ट्स एंड देन ब्रिंग वेरी गुड क्वालिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका मानना था कि ये स्लोगन ईयरिंग बहुत ही टेम्पोररी होता है। जैसे हम लोग कई बार देख चुके हैं कि सेफ्टी मंथ हम लोग सेलिब्रेट करें, तो वो सेफ्टी मंथ में ही सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि जीरो एक्सीडेंट करो। पूरा साल हम लोग साइलेंट रहते हैं। वो सेफ्टी मंथ के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि कब वो सेफ्टी आए, जैसे कि वो सेफ्टी मंथ में ही सेफ्टी करना है। तो उनका मानना था कि कोई भी इनिशिएटिव करो तो अच्छी तरह से उसको समझिए, उसका रोड मैप बनाइए और एकदम कंफर्टेबली उसको सिस्टमेटिकली लागू कीजिए एंड हैव ए कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और पूरी तरह इंप्लीमेंट कीजिए। और इंप्लीमेंट करने के बाद वो सिस्टम में कन्वर्ट कर करके कंपनी का जो मेन जो स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट कर दीजिए उनको, तब वो इंप्लीमेंटेड होगा। तो ये टेम्पोररी टाइम टू टाइम स्लोगन ईयरिंग जो चलता है कंपनी में उससे बाहर आ जाए। नंबर 11, ये अमेरिकन कंपनी के लिए नंबर 10 बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अमेरिका में ये स्लोगन ईयरिंग एक बहुत ही अहम जो वैल्यू उनका था पहले। एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। उन्होंने फिर उसमें ऐड किया एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या बोला था। आप बोल सकते हो कि नो न्यूमेरिकल डेटा, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सब्स्टिट्यूट लीडरशिप। उनका मतलब है कि हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि एक ऑपरेटर को बोलते हैं कि आपका जो काम का स्टैंडर्ड है आज का दिन में आपको घंटे में 40 बनाना है, यानी 8 घंटे में 320 आपको प्रोडक्ट्स देना है। और ऑपरेटर सोचते हैं कि अगर मैं किसी भी तरह 320 दे दूं तो उसके बाद मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है। तो
उनका सिर्फ एक ही ध्यान धारणा होता है, वो है कैसे मैं 320 बनाऊं। और वो 320 देने के बाद अगर टाइम भी रहता है, हम लोग कई बार देखा है कि नाइट शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में भी, कि उसके बाद ऑपरेटर काम छोड़ के टॉयलेट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, आराम करते हैं। तो डॉक्टर डेमिंग का मतलब था कि यू क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, और ऑपरेटर को बोलिए कि आप कंफर्टेबली पीसफुली काम कीजिए, ताकि आपका जो मैक्सिमम जो स्पीड है अंडर द गिवन सिचुएशन, लॉस को रिड्यूस करते ही हुए आप पूरी तरह क्वालिटी के ऊपर ध्यान देके, सिस्टम की तरफ ध्यान देके आप बनाइए। और इंजीनियर होने के नाते हम लोग स्टडी करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, और उसमें सबका योगदान चाहिए। और वो तब ही अच्छा रहेगा जब उसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। So that was the main objective. That's what he was trying to say. That eliminate management by objective. That is what he was trying to say. Number 12, remove barriers that rob the hourly worker of the pride of workmanship. This is very important. और ये जो इनका क्लॉज है, इनसे ही मैंने सीखा। मेरा जो मॉडल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें 3H मॉडल मैंने यूज किया, और उसमें है हेड, हार्ट और हैंड्स। हेड, हार्ट एंड हैंड्स। तो हैंड्स का मतलब, मैं ये बोलने का कोशिश कर रहे थे ये मॉडल से, ये डॉक्टर डेमिंग से इंस्पायर्ड होके, कि हम लोग ज्यादातर अपना जो एम्प्लॉय है, जो लेबर है, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए ह्यूमन एंड्रॉयड। मतलब उनसे, उनका हाथ से ही हमारा ज्यादा नजर रहता है, ना कि ब्रेन से। तो हम लोग एक ह्यूमन बीइंग को एम्प्लॉय किए हैं, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते उनका एक ब्रेन भी है। तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग का पूरा के पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली ऑफ द हैंड्स। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट remove barriers that rob the hourly work of the pride of workmanship. No number goals. तो आप अगर सिर्फ नंबर गोल देते हो, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट आप हाथ चलाइए, जितना जोर हाथ जल्दी हाथ चला सके उतना जल्दी हाथ चलाइए, और आपका जो नंबर है वो कंप्लीट कर दो, आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो डॉक्टर डेमिंग वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इससे उनका प्राइड खत्म हो जाता है। प्राइड कहां से आता है? जब उनको महसूस होता है कि यस, I am a creator of a good job. I have performed very well. उससे उनका प्राइड आता है, और ये प्राइड आप उनसे छीन लोगे तो क्या रह जाता है? इट इज ओनली मैकेनिकल प्रोडक्शन, नथिंग मोर देन दैट। उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे आएगा? नंबर 13, इंस्टीट्यूट ए विगोरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो हमेशा, जैसे पहले भी इन्होंने बोला था कि इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इधर इन्होंने बोल रहे हैं कि पूरे कंपनी वाइड नॉलेज बढ़ाना चाहिए, लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, जो फंक्शनरी का, खुद फंक्शन का जो नॉलेज है, अप टू डेट जो कंटेम्पोररी जो ज्ञान है उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, और उसको कंपनी को कैप्चर करके ओवरऑल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आपको जानने में अच्छा लगेगा कि डॉक्टर डेमिंग, जिन्होंने जापान में 1950 में जो पहला प्रोग्राम कंडक्ट किए थे, तो जिसमें कई सारे जापानीज साइंटिस्ट और इंजीनियर पार्ट लिए थे, तो उनके नाम की, डॉक्टर डेमिंग के नाम लेके उन लोग डॉक्टर डेमिंग के नाम पे डेमिंग प्राइज इंस्टीट्यूट किए थे। और ये डेमिंग प्राइज में हम लोग देखेंगे जितने सारे क्राइटेरिया है, उनमें डॉक्टर डेमिंग का जो 14 क्लॉजेज है, ये सारे लगभग सभी क्लॉज उनमें कोई ना कोई फॉर्म में आता है। नंबर 14, एवरीवन इन द कंपनी मस्ट वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन। उनका मानना था कि करंट जो कल्चर है, एज इज कल्चर है, वो कल्चर से अगर हम लोग चेंज चाहते हैं, तो दैट कैनॉट बी ड्रिवन बाय ओनली द सीईओ और द मैनेजर। it should be driven by not only by CEO, all managers, all supervisors, all employees, everybody must be part of it. ये कई 2-3 लोगों से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, इसके लिए ओवरऑल पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तो I think you understood broadly what Dr. Deming wanted to say.
एंड उसके बाद हम लोग डॉक्टर जुरान का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीफली समझेंगे। डॉक्टर जुरान इज द फाउंडर ऑफ द 80-20 रूल। ओके, लेकिन डॉक्टर जुरान का जो वन इंपॉर्टेंट मैसेज था, ये मैसेज को आप समझिए, उन्होंने क्या बोलना चाहा। आप ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको डॉक्टर डेमिंग और डॉक्टर जुरान के बीच में। डॉक्टर जुरान ने ये बोला, एटलीस्ट 85% of organizations failures are the fault of management control system। समझिए इसको, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं रिपीट करता हूं इसको। एटलीस्ट 85% ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फेल्यूर्स का मतलब स्ट्रेटेजिक फेल्यूर हो सकता है, मतलब बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है लेकिन बिजनेस चला नहीं, मार्केट में नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, चला नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में रिजेक्शन हो रहा है, राइट द फर्स्ट टाइम ठीक से नहीं हो रहा है। इनका मानना है सप्लायर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। इनका मानना है कि ज्यादातर 85% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर आर बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। मतलब क्या है? मतलब हम लोग जैसे सिस्टम को डिजाइन करते हैं, वो सिस्टम में ज्यादातर एक दो जो टॉप मोस्ट जो वो सिस्टम का लीडर है, वो लीडर वो सिस्टम को बनाते हैं, और बनाने के टाइम में वो अपने जो आपको अपने आप को जो ठीक लगता है उसको नजर में लेके वो सिस्टम बनाते हैं, ना कि आज के दिन में कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम से, और वो सिस्टम आज के दिन में कैसे चल रहा है, और वो सिस्टम के अंदर करेंटली डेफिशिएंसी क्या है, लोगों के साथ डिस्कस करके वो ऑनवर्ड मार्च फ्रॉम द करंट सिस्टम टू द डिजायर्ड सिस्टम, ये नहीं अगर होगा तो आप देखोगे ये सारे के सारे फेलियर्स में ज्यादातर प्रॉब्लम आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मानिए कि आज आपका एक मशीनिंग प्रोसेस है, जो मशीनिंग प्रोसेस से आपका रिजेक्शन आ रहा है, मानिए 20,000 ppm, यानी 2% रिजेक्शन आ रहा है। और जब आप प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी में जा रहे हो, आप देख रहे हो कि ये 2% रिजेक्शन इसलिए आ रहा है कि मशीन का जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि मशीन में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके दौरान ये रिजेक्शंस जो है ये मतलब जो प्रोडक्ट्स जो है ये स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है बाहर? क्योंकि ऑपरेटर तो जो सेटअप सिस्टम है वो वगैरह सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सेटअप भी ठीक हो रहा है, आपने उनको बोला है 5 मिनट बाद एक एक सैंपल लो, कंट्रोल चार्ट को प्लॉट करो, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ 20,000 ppm बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है मशीन का कैपेबिलिटी को ठीक करना है। तो आप ये पूछिए, क्या ये मशीन का कैपेबिलिटी एक ऑपरेटर ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये मशीन का कैपेबिलिटी ठीक करने के लिए कई बार मैंने देखा है कि मशीन में अगर जो जो इनहेरेंट जो प्रॉब्लम है वो ओवर द टाइम बढ़ गया है। हो सकता है कि हमने उसका जो स्पेयर पार्ट्स है उसको ब्रांडेड स्पेयर पार्ट्स नहीं लगाया, ब्रांडेड को छोड़िए, मानिए कि उसका डिपेंडेबल स्पेयर पार्ट्स बिना इवेल्युएशन हम लोग कम प्राइस में खरीद के उसको रिप्लेस किया, तो इसीलिए बार बार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका जो कैपेबिलिटी है वो खराब हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। या तो जो हम लोग स्पेसिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है, ये मशीन का जो कैपेबिलिटी है वो बैठता ही नहीं है वो कैपेबिलिटी के हिसाब से। So maybe we should be engaging some other machine. Who decides that? Operator does not decide that. So this approach is saying that managers must own the accountability of meeting the objectives through the complete system study and by consultation with the all concerned employees. तो डॉक्टर जुरान को लेकर आगे चलते हैं। Individual employees can only contribute 15% of the profit। तो इसको आप समझिए, और इसीलिए हम लोग और एक पॉइंट कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल सर्कल में मैनेजमेंट प्रॉब्लम को नहीं लेना चाहिए। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर जो करते हैं उसमें the big problems should never be taken. It should always be, they should be always concerned with their small problem। क्या small problem है? मानिए कि
मैं एक टूल को मैं लोड किया मशीन में, और लोड करने के बाद मैंने देखता हूं कि टूल का लगभग जस्ट बिफोर आई सेंड इट फॉर रिग्राइंडिंग एक आध प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ऑपरेटर ने इसको नोटिस किया। नोटिस करने के बाद वो ऑपरेटर ठीक किया कि मैं क्या ये टूल का जो नंबर ऑफ पार्ट्स जो है और टूल रीग्राइंडिंग, इसके बीच में एक रिलेशन खड़ा कर सकता हूं। अगर ये रिलेशन वो स्टडी करके खड़ा किया, दैट इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट, और दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली शुड बी कमिंग अंडर दैट 15%। आई होप यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट। तो डॉक्टर ज्यूरान और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायोलॉजी उनको स्टडी करके सबको बताया, जो काफी सारे कंपनीज को इंप्लीमेंट करके इंप्रूवमेंट किया। उसका नाम है, ट्रायोलॉजी में क्या क्या आता है, क्वालिटी प्लानिंग। इनका मतलब ये था कि कोई भी इनिशिएटिव क्वालिटी को ठीक करने के लिए अगर होता है, आप करना चाहते हो, तो पहले वो उसका ऑब्जेक्टिव को आप पहले ठीक से समझिए, और वो ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्टेप्स को आप जॉट डाउन कीजिए, सबके साथ डिस्कस कीजिए। ये सारे पॉइंट आता है क्वालिटी प्लानिंग के ऊपर। मतलब मानिए कि आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए प्लान करो। पहले प्लान करो, करंट जो आपका रिसोर्सेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करो। करने के बाद आप कैसे करोगे उसको लिस्ट डाउन करो। फिर आप इंप्लीमेंट करने के बाद आप उसको सस्टेन कीजिए। सस्टेन करने का मतलब क्या है, डोंट नाउ जंप इनटू अनदर वन। जो किया है, रिजल्ट अचीव किया है, उसको आप स्टैंडर्डाइज करो, और उसके बाद उनका कहना है फिर आप दोबारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर नजर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया ट्रायोलॉजी में। तो जैसे मैंने बोला कि मैनेजिंग फॉर क्वालिटी कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री बेसिक क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोसेसेस: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी प्लानिंग में आप डिजाइन करो प्रोसेस को जो कि आपका एस्टेब्लिश गोल को मीट कर सकता है, और अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन। जैसे मैंने प्रोडक्ट पॉलिसी में बोला था, रिलायबिलिटी डिप्लॉयमेंट में बोला था कि आप पहले प्रोडक्ट का पॉलिसी निकालिए। प्रोडक्ट पॉलिसी निकालने के बाद उसी टाइम में आप डिटरमिन कीजिए कितना इसका लाइफ होगा, उसी हिसाब से आप डिजाइन करो। सो दैट इज कमिंग अंडर क्वालिटी प्लानिंग। फिर द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू ऑपरेट व्हेन नेसेसरी टू करेक्ट द प्रोसेस सो दैट इट परफॉर्म्स विद ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। तो आप क्वालिटी कंट्रोल को इंस्टीट्यूट कीजिए ताकि आप जो अचीव किया है सिस्टम्स के दौरान, वो आप मेंटेन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, द रोल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज टू डिवाइस वेज टू टेक द प्रोसेस टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। 20,000 ppm में चल रहा है। I mean, over a period of time, if you do by quality planning, quality control, then you should be able to achieve maybe 50 ppm sometime. तो इसके ऊपर मैं आपको towards the end of the day I'll show you some very good examples कि ये कैसे होता है actually. Yeah, this is a very good graph actually from Dr. Juran. तो ये साइड में जैसे मैंने आपको बोला था, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का भी जनक डॉक्टर जुरानी है, जिनका मानना था कि अगर जस्ट इन टाइम और राइट द फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन आप करो, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो उनका क्वालिटी प्लानिंग डिजाइन, ये वाई एक्सिस में उनका जो है कि इसका ऑपरेशन जो परसेंटेज है वो कर रहे हैं आप, और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो मानिए कि आप अभी ये जो ऊपर का जो ग्राफ है, ट्रेंड चार्ट है, उसको आप देखिए। उसमें आप देखोगे कि मैं मानिए कि ये कंपनी एबीसी का ग्राफ है ऑन पार्ट एक्स। तो उसका जो परफॉर्मेंस अभी चल रहा है वो इस लेवल पे चल रहा है। तो ये एक पॉइंट है जिनको वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर जुरान की ये स्पोराडिक पॉइंट है। स्पोराडिक मतलब इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो आज के दिन में जो परफॉर्मेंस है, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि इसको तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इंप्रूवमेंट होना का मतलब क्या है, हमें इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है, तो ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आज के दिन में जो मैंने प्लॉट किया है वाई एक्सिस में, यह 20% लेवल है, एवरेज 20%। मानिए रफली 25% से 15% वैरी कर रहा है मानिए। तो इसको
मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वी हैव टू नाउ ब्रिंग इट डाउन। तो ठीक है, उनके लिए हम लोग प्लान किया कि ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है इसमें जो डिजाइन है, क्वालिटी प्लानिंग का जो डिजाइन है उसको हमें ठीक करना चाहिए। वो हमने इम्प्रूव किया, मानी कि इसके साथ जुड़े हुए जो मशीनिंग वगैरह है उसको भी हम लोग ठीक किया, ट्रेनिंग वगैरह जो है उसको भी हम लोग प्लान किया करके हम लोग ये जो टाइम है, ये टाइम इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो है, ये जब चल रहा था और ये जो नया जो इम्प्रूव मेथड शुरू हुआ, इसमें माने कि 2 महीना का टाइम लगा। तो 2 महीना के बाद अब हम फिर दोबारा अभी कंट्रोल लेवल में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, पहले भी ये चांस कॉल्स के आधार पे प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन वो लेवल जो था 20%। अभी भी चांस कॉल्स के आधार पे अप्स एंड डाउन हो रहा है, लेकिन दैट इज गोइंग ऑन एट द लेवल ऑफ से अबाउट 7 और से 8% कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो उसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये इंप्रूवमेंट में 3 हिस्सा है। एक है हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि करंट जो हाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है उसके ऊपर, और उसके बाद हम लोग इंप्रूवमेंट एक्शन लिया, यह है इंप्रूवमेंट एक्शन। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये 3 जो है, प्लानिंग, कंट्रोल, इंप्रूवमेंट, ये तीनों के आधार पे डॉक्टर जुलान कहते हैं कि कोई भी कंपनी आगे की तरफ बढ़ सकता है। अभी मैं आपको क्रॉसबी का जो जीरो डिफेक्ट है उसके ऊपर आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। क्रॉसबी डिफाइंड क्वालिटी एज कॉन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। किसका रिक्वायरमेंट? कस्टमर रिक्वायरमेंट। ही कंसिडर ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल, जो हम लोग पहला दिन क्वालिटी का मॉड्यूल 1 में सीखा था, acceptable quality limits. Okay, that means what he is trying to say is that upper specification with lower specification and waivers of substandard product to represent failure. तो उनका ये मानना था कि ये ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल और ये स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड क्वालिटी कंट्रोल, और हम लोग जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं, डिविएशन करके चलाते हैं, ये सारे हमारा जो फेल्योर्स हैं इसको इन अदर वे कि ये सब रेस्पॉन्सिबल है। He felt companies with these approaches spent about 20% of their revenues or cost of quality doing things wrong over and over again. तो हमारा एक आदत हो जाता है, हम लोग कॉन्स्टेंटली ये जो फेल्योर है इसके साथ ही हम लोग जीते हैं। फॉर सर्विस कंपनीज द परसेंटेज कुड गो एज हाई एज 35%। तो उनका जो आइडिया था जीरो डिफेक्ट, which means that company's objective is doing things right the first time. और वो हिसाब से उन्होंने एक किताब लिखा था, उनका नाम है क्वालिटी इज फ्री। आज के दिन में भी आप उसको पढ़ोगे तो दैट इज ए ग्रेट आई ओपनर। दिस कैन ओनली बी डन अकॉर्डिंग टू हिम बाय टॉप मैनेजमेंट बीइंग रिस्पांसिबल एंड एनकरेजिंग एवरीवन टू इंप्रूव कंटिन्यूअसली। ना मतलब उनका कहना था कि लीडरशिप तो टॉप से ही आएगा और इन्वॉल्व करना चाहिए सबको। Must train staffs and teach preventive management. Top management must lead, understand quality is a management process. देखिए, हम लोग धीरे धीरे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड क्वालिटी इज ए आउटपुट और बाई प्रोडक्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो मैं आपको अभी डॉक्टर शुहर्ट, उनके जो योगदान है, जो हम लोग एसपीसी का जो मॉड्यूल होगा उसमें और अच्छी तरह से समझेंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में जब हम लोग एक बार आर्ट चार्ट वगैरह हम लोग सीखेंगे, तो बेल लैब से उनका जो काम है वो काम सबको उससे ही, वो बेल लैब का जो काम है उनका उनसे ही उनका जो कंट्रोल चार्ट का जो चांस कॉज, असाइनेबल कॉज और वेरिएशन के ऊपर उन्होंने जो बात रखा वो बाहर आना शुरू हो गया। सो इनको कहता है कि ही इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स। प्लान डू चेक एक्ट साइकिल को कई लोग डेमिंग साइकिल कहते हैं, लेकिन ये गलत है। प्लान डू चेक एक्ट एक्चुअली वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर शुअर्ट। तो उन्होंने ये शेयर किए थे डॉक्टर डेमिंग के साथ, और डॉक्टर डेमिंग उसको काफी पॉपुलर किया। तो दैट क्रेडिट शुड गो टू डॉक्टर डेमिंग। So he identified 2 causes of variation, chance cause and assignable cause. तो chance cause, assignable cause के बारे में मैंने जैसे बोला था कि जब हम लोग वेरिएशन को स्टडी करेंगे इसको अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफली अगर मैं बता दूं आपको, माने कि एक प्रोसेस में सब कुछ ठीक चल रहा है,
उसका मशीन का बिहेवियर ठीक है, वो मशीन मेंटेन भी है, इनपुट मटेरियल सही है, ऑपरेटर स्किल्ड है जैसे होना चाहिए, उनका जो सेटअप वगैरह सब कुछ ठीक है, उनको जो सिस्टम दिया गया है, वर्क स्टैंडर्ड दिया गया है, वर्क इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी आप देखोगे दो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट सेम डायमेंशन में नहीं आए। तो ये जो वेरिएशन है इसको कहता है, याद रखिएगा प्लीज, चांस कॉज वेरिएशन। लेकिन ये चलते 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 आप देखोगे, जैसे मैंने लास्ट पिक्चर दिखाया था, एक अचानक एक पॉइंट बाहर आ गया, उसको हम कहेंगे स्पोराडिक पॉइंट। स्पोराडिक पॉइंट मतलब ये चांस कॉज के लिए नहीं आया, इसके पीछे जरूर कोई ऐसा इनेबल, या तो उसके पीछे कोई ऐसा कॉज है जो कॉज को इन्वेस्टिगेट करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चांस कॉज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, लेकिन असाइनेबल कॉज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था, ये पूरा विश्व में एक्चुअली एक रिवोल्यूशन लाया कि यस, एटलीस्ट वी कैन हैव ए प्रायर अलर्ट ऑफ अपियरेंस ऑफ असाइनेबल कॉज, और उस टाइम में हम लोग अगर इन्वेस्टिगेट करें तो असाइनेबल कॉज को बाहर निकाल के हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर शुअर्ट का ये प्लान डू चेक एक्ट का साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, तो प्लान का मतलब है आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट गोल, सेम थिंग जो डॉक्टर जुरान ने बोला था, लेकिन डॉक्टर जुरान प्लान डू चेक एक्ट का जो उन्होंने ट्रायोलॉजी कहते थे, तो डॉक्टर शुअर्ट उसको कहते थे प्लान डू चेक एक्ट। और प्लान के या तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप काम करो, गैंट चार्ट बनाओ, और गैंट चार्ट बनाने के बाद प्लानिंग स्टेज में आप डू यानी कि एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप फिर दोबारा वेरीफाई करो कि जो मकसद के साथ हम लोग प्लानिंग किया था वो मीट हुआ है क्या नहीं, और उसके बाद हम लोग एक्ट करेंगे टू इम्प्लीमेंट द प्लान। और एक्ट स्टेज में काफी सारी जानकारी हासिल होता है कि हमारा प्लानिंग में क्या गलत था, डू में क्या गलत था, क्या हम लोग वेरिफिकेशन ठीक से किए थे वगैरह। तो ये प्लान डू चेक एक्ट मॉडर्न 8D जो आप यूज करते हो, 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन, या जापानीज 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन, या तो DMAIC, डिफाइन, मेजर, एट फॉर एक्शन, आइडेंटिफाई, देन कंट्रोल, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये डीमैक का और बहुत सारे सब्सिक्वेंटली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन जो आया है, वो सब शुरुआत हुआ है डॉक्टर शुअर्ट का PDCA मॉडल से। मैंने बोला था DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, improve, control. Okay, just remember that we are going to go through this DMAIC later on. बहुत इन्होंने भी बहुत ही जाने माने महागुरु हैं क्वालिटी का वर्ल्ड में, काओरू इशिकावा। उनका नाम सुनते ही मैं उनका एक व्हाट इज TQC किताब में एक बहुत अच्छा उनका एक रिमार्क था, अगर कोई सिस्टम आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और 6 महीना में वो सिस्टम चेंज नहीं हुआ, तो आप वो सिस्टम को वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दो, यानी कि आपने सिस्टम ठीक से बनाया नहीं। यू हैव टू मेक इट इन सच ए मैनर that you can live with the system, and you need to, whenever you are improving the system, you should be incorporating that change in the system. That is how standardization moves on. तो standardization में डॉक्टर इशिकावा का बहुत बड़ा योगदान है। Leader of the Japanese quality movement, started quality circles, developed cause and effect fishbone diagram, जिसको हम लोग कहते हैं इशिकावा diagram. He promoted statistical methods in Japan, recognize the internal customer is more important than the external customer. Once you have identified the external customer requirement, then you need to concentrate on the internal customer. And if the internal customers are happy, your external customer also will be happy eventually. Conceived company-wide quality control, जो आज के दिन में हम लोग कहते हैं total quality management. So in Japan, that is what was called as CWQC, company-wide quality control. मैं और दो महागुरु का बात करके ये टॉपिक को क्लोज करूंगा। इनका नाम है डॉक्टर गेनिची टागुची। तो इनका 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
क्योंकि ये सुन के कि एथिकल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका शुरुआत मुझे लगता है कि डॉक्टर गेनिची टागुची का जो ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल किताब 1981 में शायद फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था। इंडिया में डॉक्टर टागुची काफी काम किए थे फॉर ही सिस्टम ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किताब के लिए विथ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई वाज आल्सो इन बैंगलोर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। Dr. Taguchi defines quality as the loss imparted by the product to society from the time the product is shipped. तो ये क्वालिटी का जो डेफिनेशन है ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके पीछे एक मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो मैं वो इक्वेशन में नहीं जाऊंगा। मैं आज सिंपली आपको ये क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी है, मतलब उनका मानना है कि यू कैनॉट रियली डिफाइन क्वालिटी इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि क्वालिटी बिल्ट राइट द फर्स्ट टाइम इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। अगर आप क्वालिटी को राइट द फर्स्ट टाइम नहीं किया और वो प्रोडक्ट को आप अगर शिप किया बाहर, तो द प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू इनकर लॉस वेर एवर इट गोज। तो उनका मानना है कि ये लॉस इंपार्टेड बाय द प्रोडक्ट टू द सोसाइटी, ये सोसाइटी का अंदर सब कोई है, ये सोसाइटी का अंदर कस्टमर है, सारे स्टेक होल्डर हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि मानिए कि पीएमसी एक जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को रोड रिपेयर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब सुनिए मेरी जो ये कॉन्सेप्ट, इनका जो कॉन्सेप्ट है, लॉस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल शायद आपको ठीक लगेगा कि पीएमसी एक कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू रिपेयर ए पर्टिकुलर रोड, और वो कॉन्ट्रैक्टर को मानिए एक्स रुपीस मिल रहा है उसको वो काम को 1.5 महीना के अंदर कंप्लीट करने की। तो 1.5 महीना के बाद वो रास्ता लोगों को फिर दिया गया, वो कॉन्ट्रैक्टर रुपया ले लिया और रास्ता रिपेयर करके हैंडओवर कर दिया, और हैंडओवर करने के बाद पीएमसी वो रास्ता लोगों के लिए खोल भी दिया। अभी पहला बारिश आया, पूरा रास्ता खराब हो गया। ओके, नाउ डॉक्टर टागुची इज सेइंग दैट नाउ व्हिचएवर व्हीकल विल बी गोइंग थ्रू दैट पॉट होल वाला रास्ते में, जो कोई भी व्हीकल जाएगा उसका स्पीड कम करना पड़ेगा, उसका जो सस्पेंशन मैकेनिज्म है उसके ऊपर दबाव आएगा, उसके लिए मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा सारे व्हीकल ओनर का, और सबका डिले होगा, ऑफिस टाइम के लिए लेट होगा। तो उनका मानना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको शायद 5 करोड़ रुपया मिला था वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उन्होंने सही मटेरियल का सही मेथड का इस्तेमाल ना करके वो 3.5 करोड़ या तो 2 करोड़ में वो बना के वो पीएमसी को दिया, और उनका ओरिजिनली जो प्रॉफिट होना चाहिए था 50 लाख, उसके जगह में उन्होंने मानिए कि 3 करोड़ टोटल प्रॉफिट किया, इन्हें 2.5 करोड़ ज्यादा लिया प्रॉफिट किया। और ये उनका मानना है कि ये जो रुपया उन्होंने कमाया, पूरा नेशन वो 2.5 करोड़ की जगह में शायद 1200 करोड़ से भी ज्यादा लॉस हो रहा है। और उनका मानना है कि इस टाइप को काम जितना एक नेशन करेगा उतना ही वो नेशन बर्बादी की तरफ जाएगा। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोटेशन किया है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल कोटेशन। उन्होंने बोला था, एक चोर जो चोरी करता है वो डोमेस्टिक थीफ है, माने कि पुणे के एक घर से अपने घर पे वो 5,000 रुपया चोरी करके लेके गए। उनके लिए एक आदमी का सिर्फ 5,000 रुपया उनका लॉस हुआ है। लेकिन ये बड़ा चोर जो है जिन्होंने पूरा सोसाइटी का बर्बाद करते हैं, इनके लिए पूरा नेशन का हजारों लोगों का तकलीफ होता है। So I hope you are able to understand that in the field of medicine, in the field of construction, in the field of building machineries, everywhere you will find that this is one among the pathfinding concept. So Dr. Taguchi method is a statistical method developed largely by Dr. Genichi Taguchi. So I was addicted to this thing, so I did a lot of specialization on Taguchi technique. The Philosophy of Offline Quality Control is a very good book actually, but very much mathematical.
इनोवेशंस इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑर्थोगोनल एरे जो उन्होंने बॉयड्स फील्ड थ्योरी, जिनके पीछे डॉक्टर राममूर्ति करके एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर का योगदान है, जिन्होंने पहला ऑर्थोगोनल एरे बनाए थे। कंपेयर स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेशन टू गोल पोस्ट फिलोसॉफी, वो सेम कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर जुरान ने बोला था। तो आई जस्ट कम टू हिज या तो क्वालिटी लॉस फंक्शन में एक देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मानी कि ये है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये डॉटेड लाइन ऑन द लेफ्ट, ये डॉटेड लाइन ऑन द राइट, मानी कि ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। तो उनको मानना था कि अगर आप स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड हो, इट इज समथिंग लाइक कि मेसी इज स्कोरिंग ए गोल, ना वो एक बार का टॉप बार का मानिए कि आधा इंच नीचे से गोल के अंदर घुस गया। एज ए गोल इट इज अ फैंटास्टिक गोल, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। लेकिन उन्होंने उनका मानना है कि प्रोडक्ट को ऐसे स्कोर करके बाहर कस्टमर के पास पहुंचाना गलत है। उनका कहना है कि द प्रोडक्ट्स व्हिच यू आर सेंडिंग टूवर्ड्स, व्हिच आर टूवर्ड्स द स्पेसिफिकेशन लिमिट, they are not good product, and they are not as good as the product which are going to the customer with the nominal specification. ये समझने के लिए आपको काफी सोचना पड़ेगा। Maybe if you ask question, I'll be able to explain you that why he is saying that. तो उनका मानना था सेम एज डॉक्टर डेमिंग कि आप अगर टारगेट से बहुत ही कम वेरिएशन में प्रोडक्ट कस्टमर को भेज रहे हो, तो आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू आर क्रिएटिंग ए मच बेटर ब्रांड वैल्यू देन योर कॉम्पिटिटर। दो अगर कस्टमर ने चेक किया दोनों का ही प्रोडक्ट विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट आर क्लोजर टू द टारगेट। दैट इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस फंक्शन। उनका मानना है आप जितना टारगेट वैल्यू से दूर की तरफ जा रहे हो, आपका जो ब्रांड वैल्यू उतना कम हो रहा है, वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, उसका मतलब आपका लॉस इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी ज्यादा हो रहा है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एक्चुअली। तो दिस इज हिज कॉन्सेप्ट। यूएसएल एंड एलएसएल कस्टमर का टॉलरेंस लेवल होता है, लेकिन आप अगर वेरिएशन के ऊपर नजर दो, सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज मच बेटर। सो Armand V. Feigenbaum, I don't want to spend much time on this because total quality management आज का जो सब्जेक्ट है उनका योगदान है द कॉन्सेप्ट ऑफ ए हिडन ब्लैंक। उनका कहना है कि द आइडिया दैट सो मच एक्स्ट्रा वर्क इज परफॉर्म्ड इन करेक्टिंग मिस्टेक, सेम थिंग कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, दैट देयर इज इफेक्टिवली ए हिडन प्लांट विद इन एनी फैक्ट्री। जो रिजेक्शन रिवर्क हमें दिखता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, 1/9, बाकी 8/9 पानी के अंदर होता है। So that is what Dr. Juran also said through cost of quality. Phil Crosby also said the same thing. तो इनका जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल ये किताब है उनका, दैट इज अ वेरी वेल नोन किताब है। तो उनका जो TQC का डेफिनेशन है वो है एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर इंटीग्रेटिंग द क्वालिटी मेंटेनेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट ऑफ द वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन so as to enable marketing, engineering, production and service at the most economic levels which will allow for full customer satisfaction. तो हम लोग आज के दिन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन लेते हैं, ये लगभग कुछ एक पॉइंट को अभी ऐड हुआ है, छोड़ के बाकी ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन वही है। ठीक है। I had just one comment. Just now you said in one of the concepts that it's a national loss. Yes. Even Z philosophy is the same, or even Sorry? there was Z philosophy of Z scheme, and even the philosophy behind lean scheme was also same, that it is company loss also, but it is a national loss. Yeah, but you are mistaking one thing, that first of all that Dr. Genichi Taguchi's loss function came in 70s. Okay. I'm talking about 1970s. He was a pathfinder and everybody talks about that. Nobody talks that in terms of quantification of the loss. Nobody says that. Because you raise this topic, let me bring it up. That case study, there are many case studies actually on this, published in Japan in 70s and 80s, early 80s. So one case study goes like this, that there was a manufacturer जो कि मतलब वो जो पॉलीविनाइल शीट जिसको कहता है, आप देखोगे पुणे मुंबई रास्ते में भी कई बार आता है, नासिक के रास्ते में भी आता है। कुछ नर्सरी के ऊपर में आप देखोगे एक शीट दिया जाता है जिसके अंदर से सनलाइट आता है,
जो टेंडर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो जो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बाहर जाके वो यूज करते हैं फॉर फेसिंग द रेगुलर वेदर। ठीक है, जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक दे आर केप्ट इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। तो जापान में एक सप्लायर, उसका स्पेसिफिकेशन था 1.2 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर पॉलीविनाइल शीट। तो उसका मतलब ये रहा, सॉरी 1 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर पॉलीविनाइल शीट। उसका मतलब उसका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट था 0.8 मिलीमीटर और अपर स्पेसिफिकेशन उसका था अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट था 1.2 mm। ये सप्लायर सप्लाई किया था वो शीट at 0.84 mm. Getting the point. So there was no problem, it had to be accepted क्योंकि वो लोअर स्पेक लिमिट के अंदर था। कोई कुछ नहीं कहेगा उसको क्योंकि टेक्निकली ही इज राइट। अभी क्या हुआ था, उस साल जापान में एक बड़ा तूफान आ गया था और तूफान के दौरान वो पॉलीविनाइल शीट पूरी तरह से खराब हो गया और जितने मतलब वो टेंडर क्रॉप्स था पूरा खराब हो गया और दैट वाज एक्चुअली ए लॉस ऑफ ह्यूज मैग्नीट्यूड, सो समथिंग लाइक बिलियंस ऑफ yen। तो डॉक्टर टागू जी वो इन्वेस्टिगेशन कमिटी के मेंबर थे। तो he came up with this statement, this man, and he calculated that this man saved money by saving 0.16 mm thickness, and that if you calculate it comes to some millions of yens only. But because he personally wanted to make that money, you mark my word, personally, this manufacturer, the supplier of that polyvinyl sheet, personally made money which got deposited in his bank account, but that created loss across the nation for all the farmers, all the customers, all over the Japan. So he is saying these kind of persons or mentality, they are worse than the thieves. Yes. You will not find in such technical language clear specification in any other concept. I am also a Z certified person. It is not taken. Z and all that has come recently. Yeah, that is true. Zero effect. But these are byproduct of these Mahagurus actually.